दोस्तों, बिहार से जुड़ा हुआ आज मैं एक यूनिक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक कौन कौन सी खबरों के कारण बिहार राज्य सुर्खियों में रहा, ऐसी बड़ी खबरों को, सभी खबरों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। और यदि आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और बिहार के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 18,000 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर किस राज्य ने इतिहास रच दिया? 18,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला रचकर बिहार राज्य ने इतिहास रच दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था बिहार। तो बिहार ने जल जीवन हरियाली अभियान समेत अन्य सामाजिक मुद्दों पर करीब 18,000 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर इतिहास रच दिया और 5 करोड़ से अधिक लोगों ने मानव श्रृंखला में उत्साह से शिरकत की थी। यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और वर्ष 2017 में नशा मुक्ति को लेकर बनी श्रृंखला 11,292 किलोमीटर थी और इसमें 3.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। वर्ष 2018 में बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए बनी श्रृंखला 14,000 किलोमीटर थी और 2017 में बिहार ने मानव श्रृंखला का बांग्लादेश का जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया। और इस साल दोस्तों तकरीबन 18,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई बिहार राज्य में। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 15 वर्ष पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों 15 वर्ष पुराने सरकारी डीजल वाहनों पर परिचालन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है बिहार राज्य ने। और बिहार के उप मुख्यमंत्री उन्होंने यह घोषणा की। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार डीजल या पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहनों को सीएनजी में बदलने के लिए 40,000 रुपये और बैटरी में बदलने के लिए 25,000 रुपये भी देगी। इस तरह की घोषणा की थी, लेकिन अब सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं है, वो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया? जाति आधारित जनगणना के लिए बिहार राज्य ने प्रस्ताव पारित किया। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे 1 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों के खातों में 1,000 रुपये भेजे? कोविड-19 के कारण विभिन्न राज्यों में 1 लाख से अधिक प्रवासी कामगार जो फंसे थे उनको हेल्प करने के लिए बिहार राज्य की सरकार ने 1,000 रुपये खाते में भेजे। और बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान देश के कई भागों में फंसे 1 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों के खाते में 1,000 रुपये अंतरित किए हैं। और बिहार अपने प्रवासी कामगारों तक मदद पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया था। पांचवा क्वेश्चन, उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की है? उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन बिहार राज्य ने लॉन्च की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था बिहार। और यह उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत किसने की? बिहार के शिक्षा परियोजना परिषद ने, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या था? लॉकडाउन के दौरान घरों में रहकर भी छात्र अपनी पढ़ाई कर सके और इस ऐप पर 6वीं से लेकर 12वीं तक के कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान का जर्दालू आम अपने अनूठे स्वाद और मांग के कारण दुनिया भर में विख्यात है? दोस्तों जर्दालू आम अपने अनूठे स्वाद और मांग के कारण यह बिहार के भागलपुर का जो यह जर्दालू आम है वो पूरे विश्व भर में विख्यात है। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया था? क्योंकि मुजफ्फरपुर बिहार की शाही लीची और भागलपुर बिहार का जर्दालू आम अपने अनूठे स्वाद और हर जगह मांग के कारण दुनिया भर में विख्यात है। और लोग ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर अपना ऑर्डर पेश कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण कोई भी व्यक्ति
यदि जर्दालू आम और लीची खाना चाहे तो वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं और लीची की बुकिंग न्यूनतम 2 किग्रा तथा आम की बुकिंग न्यूनतम 5 किग्रा तक के लिए ही होगी। कोरोना वायरस को सीमित करने के लिए लॉकडाउन के कारण लीची और आम के उत्पादकों को फलों को बेचने के लिए बाजार तक ले जाने परिवहन की परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है और भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने लोगों के दरवाजों तक शाही लीची और जर्दालू आम की आपूर्ति करने के लिए हाथ मिलाया है, यानी कि समझौता किया है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में संजीवनी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? संजीवनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बिहार में लॉन्च की गई है और यह संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करना और कोविड-19 परीक्षणों के लिए पंजीकरण करने में मदद करना और राज्य में निजी प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के परीक्षण की लागत को 2500 रुपये तक सीमित भी कर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में 500 बिस्तर वाले कोविड-19 अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया? दोस्तों 500 बिस्तर वाले कोविड-19 अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन भी बिहार राज्य में किया गया और 500 बिस्तर वाले कोविड-19 अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन बिहार में कहां किया गया? बिहार की राजधानी पटना के बेहटा में। और धन कहां से आवंटित किया गया? तो पीएम केयर फंड ट्रस्ट से यह धन आवंटित किया गया और अस्पताल की सुविधाओं और इसके बुनियादी ढांचे का विकास किसने किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने। और पीएम केयर्स फंड में अब तक कुल कितने करोड़ रुपए का दान आया? तो तकरीबन 3100 करोड़ रुपए का दान आया और इसमें से 2000 करोड़ रुपए 50,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए खर्च किए गए हैं। तो प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और कोविड वैक्सीन बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया? बिहार राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का शुभारंभ, इस योजना का शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। और यहां पर पढ़िए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है, मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा में सुधार करना, तो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन भी इसमें बढ़ाना है। इसी तरह के कारण दोस्तों यह हाल ही में लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री श्री ने बिहार में। तो श्री नरेंद्र मोदी किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए कौन सी ऐप का उद्घाटन किया? ई गोपाला। बिहार में ई गोपाला नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन भी किसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए लॉन्च किया और इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम, सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है और इस योजना के तहत कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में और मत्स्य क्षेत्र में यह अब तक का सर्वाधिक निवेश भी है। इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को अतिरिक्त कितने टन बढ़ाने का एक लक्ष्य तय किया गया है? 70 लाख टन बढ़ाने का एक लक्ष्य तय किया गया है। और प्रधानमंत्री ने कहां पर मत्स्य ब्रीड बैंक बनाने की घोषणा की? सीतामढ़ी में। कहां पर? सीतामढ़ी में एक मत्स्य ब्रीड बैंक बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहां जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की? तो किशनगंज में। तो दोस्तों ऐसे ही सब क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, बिहार में बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किसने किया? हाल ही में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार में बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन या तो शिलान्यास किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। इनमें 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित है,
जबकि 2 मल जल उपचार और 1 नदी क्षेत्र के विकास से जुड़ी है। और इस परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? 541 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाए गए मल जल उपचार संयंत्रों का उद्घाटन कहां किया? पटना के बेउर और कमलीचक में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के अंतर्गत मुंगेर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो अमृत मिशन के तहत। 11वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि AIIMS, तो इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। मंत्रिमंडल ने उपरोक्त एम्स के लिए एक निदेशक पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसका मूल वेतन 2,25,000 रुपये निर्धारित होगा। और AIIMS की बात करें तो निर्माण में कुल लागत कितनी होगी? 1,264 करोड़ रुपए। 48 महीने की समयावधि के भीतर पूरा होने की भी संभावना है। और नए एम्स में 100 UG MBBS सीट होंगे और 60 BSc नर्सिंग सीट होंगे। नए एम्स में 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे और नए एम्स में 750 हॉस्पिटल बेड होंगे। और प्रस्तावित संस्थान 750 बेड की क्षमता वाला एक अस्पताल होगा। तो इसी तरह की फैसिलिटी वाला एक एम्स बनाया जाएगा बिहार के दरभंगा में। 12वां क्वेश्चन, बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का उद्घाटन किसने किया? बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से राज्य के सभी यानी कि 45,945 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि घर तक फाइबर, इसी तरह का कार्यक्रम वहां पर चलाया गया। यानी कि सभी के घर में अब वहां ऑप्टिकल फाइबर के जरिए दोस्तों इंटरनेट सेवा प्रोवाइड की गई है। और यहां पर पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। और ये परियोजनाएं 14,258 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 350 किलोमीटर सड़कों के निर्माण से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन, बिहार में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए? बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए गए। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। तो दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर, जबकि तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए वोटिंग हुई। और मतगणना कब हुई? 10 नवंबर को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। वर्तमान जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्य की विधायिका की बात करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान किया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 राज्यों के विधानमंडल से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक इसके बारे में प्रावधान किया गया है राज्य की विधायिका के बारे में। और विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60। किंतु अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों के तहत कहीं कहीं 60 से भी कम किया गया है। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में नई सरकार के गठन के मार्ग प्रशस्त करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा किसको सौंपा? राज्यपाल फागू चौहान को।
और नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 125 सीटें आई है और बीजेपी को 74 जबकि जेडीयू को 43 सीटें मिली और नीतीश कुमार का 7वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनना भी लगभग तय हो गया था और शपथ भी ले ली। और संविधान में मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा प्रावधान किया गया है वो भी हम जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 164(1) में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। इसी तरह का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल, उनके बारे में क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम उतना ही हो सकता है जितना कि विधानसभा का कार्यकाल है। 15वां क्वेश्चन, बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नीतीश कुमार ने। और बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का नेता किसे चुना गया? नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल फागू चौहान ने। और बिहार विधानमंडल का नेता किसको चुना गया है? तारकिशोर प्रसाद को। और मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार के नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया। श्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने के रिकॉर्ड की हाल ही में बराबरी भी कर ली, क्योंकि देश में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड अभी तक सिर्फ प्रताप सिंह राणे के पास था, जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इमेज में देख सकते हैं प्रताप सिंह राणे को। 16वां क्वेश्चन, बिहार राज्य में कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? बिहार राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 2। और 2 कौन कौन? तो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उप नेता रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। और नीतीश कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र यादव तथा बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के बीच नीतीश कुमार के आवास पर बैठक में यह डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों, यह था बिहार का जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक का हाईलाइट। तो यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा, वेल डन। इसी तरह आपने उत्तर प्रदेश के बारे में देखना चाहते हैं तो उनके 2 पार्ट है हमारी चैनल पर अवेलेबल है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगली बार कुछ नए स्टेट के साथ मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।